नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरह समाजवादी परिवार भी बिखरता हुआ दिखाई दिया। जहां एक और भले ही चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के साथ चल खड़े हुए नजर आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने खेमा बदल लिया और वो भाजपा के साथ जाकर खड़ी हो गई। अपर्णा यादव ने ये कदम विधानसभा चुनाव से पहले ही उठा लिया था और नतीजों के बाद साफ है कि उनका भाजपा के साथ जाना फायदेमंद रहा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये किसी झटके से कम साबित नहीं हुआ। मुलायम परिवार में सब साथ साथ नहीं। मुलायम की छोटी बहू ने किया था बगावत का ऐलान। भाजपा में अपर्णा को मिला पूरा सम्मान। अपर्णा यादव की बेटी ने योगी का किया राज तिलक। सपा के लालगढ़ में भगवा ने की बड़ी सेंधमारी। मुलायम की छोटी बहू की राष्ट्र धर्म वाली ललकार। विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार जहां एक ओर खड़ा दिखा, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थामने का फैसला लिया था। यह ऐसा फैसला था जिससे मुलायम परिवार के भीतर चल रही नाराजगी लोगों के सामने आ गई। वहीं भाजपा में शामिल होने से पहले अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया और फिर दावा किया कि नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, और साथ ही ये भी दावा किया कि उनके भाजपा में शामिल होने पर मुलायम सिंह यादव को कोई आपत्ति नहीं। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव खासा जोश में दिखी। भाजपा ऑफिस में मंच पर पहुंचने के दौरान अपर्णा यादव न सिर्फ भगवा रंग में सराबोर नजर आई, बल्कि भारी भीड़ के बीच से गुजरने वाली उनकी तस्वीरों ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी। सरकार बनने जा रही है तो क्या उम्मीद करें, अपर्णा यादव को क्या दायित्व और मिलने वाला? जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं ये सवाल जो है शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ती हूँ। अपर्णा यादव सेवा के लिए आई है, अपर्णा यादव राष्ट्र धर्म का पालन करने आई है। ये बात सब मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व पे, पार्टी पर मैंने छोड़ दिया। वहीं जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देने अपनी बेटी के साथ पहुंची अपर्णा यादव ने बेटी से सीएम योगी को विजय तिलक लगवाया और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। अपर्णा यादव का ये अंदाज भाजपा समर्थकों को खासा पसंद आया। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, जिसके बाद आपको भी ये समझ आ सकेगा कि अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के कयास आज से नहीं बल्कि 2017 से ही लगाए जा रहे थे। अपर्णा यादव से भाजपा का नाता काफी पुराना है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपर्णा यादव से मुलाकात की थी। 2017 में भी उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई गई थी। 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा ने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग को सियासी हथियार बनाया। अखिलेश यादव पर परिवार न संभाल पाने का आरोप लगाया। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को फायदा हुआ। अपर्णा यादव ने जिस तरह भाजपा की जीत का जश्न मनाया और इशारों इशारों में ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि मुलायम परिवार के भीतर भी वर्चस्व की एक दूसरी लड़ाई लंबे अरसे से अंगड़ाई ले रही थी। ऐसे में इस लड़ाई में हाशिए पर दिख रही अपर्णा यादव ने भी अपनी राह खुद तय कर ली और अब वो सपा का लाल रंग छोड़कर पूरी तरह भगवा रंग में रंगी दिख रही हैं। साथ ही दावा कर रही हैं कि राष्ट्र को आगे रखना ही राष्ट्र धर्म है और वो सिर्फ राष्ट्र धर्म निभा रही हैं। समाजवादी पार्टी से भाजपा ज्वाइन किया आपने, लंबे समय तक आप सपा के साथ काम करती रहीं, अब कई महीने हो गए हैं, क्या फर्क देख पा रही हैं दोनों दलों में? किस तरह का, क्या अलग अलग परिवारों में क्या फर्क? भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा
मिलने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि वर्क कल्चर हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ में राष्ट्र को आगे रखा जाता है और राष्ट्र जहाँ आगे है वहाँ पे चिंतन की या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र धर्म का पालन सभी लोग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी और लोगों को सेवा करने में। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने लाल रंग को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब वो भगवा रंग में सराबोर होकर भाजपा में अपने लिए सियासत के नए आयाम तलाश कर रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा में अपर्णा यादव को आने वाले वक्त में कोई अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसा करके भाजपा जहां एक ओर समाजवादी परिवार को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर जनता के बीच अखिलेश यादव को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कर रही है, जिससे फिलहाल तो समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अब लंबे अरसे से सियासी वनवास झेल रहे शिवपाल यादव भी दिन बदलने की कयास अब लगा रहे हैं। पहले भतीजे से नाराजगी की वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले चाचा शिवपाल को आने वाले वक्त में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। साफ है कि भले ही ये होली सपा के लिए फीकी पड़ गई हो, लेकिन अगली होली में रंग भरने के लिए सपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। चुनाव में हार से बढ़ेगा चाचा शिवपाल का कद। चाचा का अनुभव आएगा आगे के चुनाव में काम। जवानी है कुर्बान, या जवानी है कुर्बान। खत्म होने वाला है चाचा शिवपाल का वनवास। सपा में शिवपाल को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव में लाख कोशिश के बावजूद समाजवादी पार्टी को वैसा समर्थन नहीं मिल सका जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही थी। 2017 के बाद भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव में फिर बड़ा कमाल किया और बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी में हार पर मंथन जारी है और इसके बीच इस बात की भी अटकलें तेज है कि आने वाले वक्त में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, जो कई मायनों में बेहद अहम साबित हो सकता है। 100 सीट के आसपास आपसे ज्यादा जीते हैं। अब ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पे आपका नाम सबसे आगे है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाएंगे। संगठन की मिलेगी तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाने का काम करेंगे। लंबे अरसे तक हाशिए पर दिख रहे शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम जरूर शुमार किया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर शिवपाल यादव अलग थलग ही नजर आए। हालांकि शिवपाल यादव के तेवर काफी हद तक बदल चुके हैं और हर चुनावी जनसभा से उन्होंने अखिलेश यादव के साथ खड़े रहने का दावा किया। वहीं उन्हें अब भी इस बात की टीस खाई जा रही है कि सपा ने प्रसपा का चुनाव में वैसा सहयोग नहीं किया जैसा मिलना चाहिए था। वहीं इस दौरान शिवपाल भाजपा पर आरोप लगाते भी दिखाई दिए। हमारे संगठन ने काम किया है, लेकिन हमारे संगठन से जो भी जिले में प्रत्याशी थे उन्होंने सहयोग नहीं लिया है। अब आपको उन उतार चढ़ाव के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनकी वजह से कभी मुलायम सिंह यादव के मुख्य सिपह सालार माने जाने वाले शिवपाल यादव एक तरह से हाशिए पर पहुंच गए और नई पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी घर वापसी हो चुकी है और हालात बदले नजर आ रहे। वही शिवपाल यादव की सियासी ताकत क्या है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
शिवपाल यादव के सियासी करियर की शुरुआत 31 साल पहले हुई थी। मुलायम सिंह यादव के साथ साय की तरह रहकर उन्होंने सियासत की। हालांकि शिवपाल यादव 2012 के बाद भतीजे के साथ वर्चस्व की लड़ाई में उलझ गए। चाचा भतीजे के टकराव का नुकसान सपा को 2017 विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। शिवपाल यादव ने नाराज होकर सपा छोड़ी और प्रसपा नाम से नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद शिवपाल यादव को ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने प्रसपा का सपा में विलय कर दिया। जसवंत नगर सीट से वो चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। सपा के बड़े अनुभवी नेताओं में शिवपाल यादव की गिनती होती है। इन्हीं खूबियों और खामियों की वजह से शिवपाल यादव यूपी की सियासत में सुर्खियां बटोरते रहे। हालांकि अब उन्होंने एकला चलो के फॉर्मूले से किनारा कर लिया है। शिवपाल यादव जहां भी जा रहे हैं वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अखिलेश और उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें भी पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाली समाजवादी पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा चुनाव में इस बार दल बदल करने वाले प्रत्याशियों को भी जनता ने अच्छा सबक सिखाया। चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने वाले तमाम प्रत्याशियों पर जनता ने वोट से प्रहार किया है और जनता की नाराजगी का सामना कर रहे कई सारे बड़े नेता भी चुनाव हार गए। दरअसल जीत के लिए दल बदलने का फॉर्मूला जनता को रास नहीं आया और इसका खामियाजा उन उम्मीदवारों को उठाना पड़ा जो दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद कड़े होने के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि इस चुनाव में भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है और यही वजह थी कि तमाम नेता भी अपने नफे नुकसान के मुताबिक पार्टी बदलने की कवायद में जुट गए थे। इन उम्मीदवारों की कोशिश थी कि साम दाम दंड भेद के जरिए किसी तरह विधानसभा का रास्ता साफ कर लिया जाए, लेकिन जनता ने इस बार अपनी कसौटी पर ऐसे उम्मीदवारों को नकार दिया जो पार्टी बदलकर जीत का जाल बुनने की कोशिश में लगे थे। दल बदलने वालों में पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो भाजपा छोड़कर फाजिल नगर सीट से सपा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नाम नकुल सीट से सपा से चुनाव लड़े पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का, जिन्हें जनता ने इस बार चुनाव हरा दिया। तीसरा नाम हरिओम यादव का है, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और इस बार सपा का साथ छोड़कर भाजपा से सिरसागंज सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इन्हें भी जनता ने चुनाव हरा दिया। चौथा नाम नरेश सैनी का है, जो भाजपा में शामिल हुए थे और बेहट सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन सपा उम्मीदवार ने इन्हें चुनाव हरा दिया। इस लिस्ट में पांचवा नाम सुप्रिया अरन का है, जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई थी। हालांकि इन्हें भी बरेली कैंट सीट की जनता ने चुनाव हरवा दिया। छठा नाम अवतार सिंह भड़ाना का है, जो भाजपा का दामन छोड़कर रालोद से गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने इनके भी विधानसभा पहुंचने का रास्ता रोक दिया। सातवां नाम अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह का, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अमेठी की जनता ने इन्हें भी इस बार चुनाव हरवा दिया। विधानसभा चुनाव में ये वो तमाम बड़े चेहरे थे जिन्होंने चुनाव से पहले दल बदल लिया था, लेकिन जनता को इनका दल बदलना रास नहीं आया। ऐसे में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब आपको पूर्वांचल के उन दल बदलने वाले नेताओं के बारे में भी जानकारी देते हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बलिया में बसपा से भाजपा में आए छट्टू राम को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं भाजपा से बसपा में आए प्रवीण प्रकाश की भी चुनाव में हार हुई। सपा से बसपा में आए सुभाष यादव को भी हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा छोड़कर वीआईपी से लड़े सुरेंद्र सिंह की भी हार हुई। इसी तरह आजमगढ़ से पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली को भी हार का मुंह देखना पड़ा। शाह आलम बसपा विधायक रहे और इस बार AIMIM से चुनाव मैदान में थे। बसपा विधायक रही वंदना सिंह भी भाजपा से चुनाव नहीं जीत सकी। जौनपुर में सुषमा पटेल को भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो चंदौली में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। भदोही की ज्ञानपुर सीट पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा भी चुनाव हार गए। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट पर बसपा से सपा में शामिल हुए विनय शंकर तिवारी को भी जनता ने इस बार नकार दिया। जहां एक और पार्टी बदलने वाले ज्यादातर प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया, तो वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी भी रहे
जिन्होंने पार्टी बदलने के बाद भी अपने दम पर मजबूत जीत दर्ज की। अब आपको कुछ ऐसे ही प्रत्याशियों की भी जानकारी देते हैं। अम्बेडकर नगर में बसपा से सपा में आए राम अचल राजभर ने जीत दर्ज की। वहीं अम्बेडकर नगर की आलापुर सीट पर बसपा से सपा में आए त्रिभुवन दत्त भी चुनाव जीत गए। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से बसपा से सपा में आए लालजी वर्मा को भी जीत मिली। वाराणसी की असगरा सीट पर बसपा से भाजपा में आए त्रिभुवन राम की भी जीत हुई। मऊ की घोसी सीट से भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान भी विधायक बने। रायबरेली सदर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह भी चुनाव जीत गई। विधानसभा चुनाव में इस बार जो मुकाबला हुआ उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि प्रदेश की जनता को दल बदलने वाले नेताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं है और यही वजह है कि इस बार दल बदलने वाले ज्यादातर नेताओं को जनता ने नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खूब दल बदल हुआ। कई दल बदलने वालों को जनता ने आशीर्वाद दिया तो कई को जनता ने नकार भी दिया। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि किसे दल बदलने से फायदा हुआ और किसे नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल उत्तराखंड चुनाव से कुछ वक्त पहले कई माननीयों ने दल बदलकर सियासी हवा का रुख बदलने की भरपूर कोशिश की, जिनमें से कुछ नेता तो फायदे में रहे, लेकिन कुछ की जनता ने बैंड बजा दी। चुनाव से पहले दल बदल करने पर भाजपा छोड़ने वालों को काफी नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस छोड़ने वालों की पल्ले पल्ले हो गई। भाजपा छोड़कर गए धन सिंह नेगी को टिहरी से हार मिली, वहीं नैनीताल से संजीव आर्य को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि भाजपा छोड़ने वाले सिर्फ यशपाल आर्य ही बाजपुर से जीतकर अपनी सीट बचा पाए। बात करें कांग्रेस छोड़ने वालों की तो भाजपा में आए किशोर उपाध्याय ने टिहरी से जीत दर्ज की। भाजपा का दामन थामने वाली सरिता आर्य ने भी नैनीताल से चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस से बगावत कर यमुनोत्री से निर्दलीय ताल ठोकने वाले संजय डोभाल ने भी जीत दर्ज की। अगर बात फायदे नुकसान की करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल हरक सिंह रावत के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जाने पर हरक सिंह रावत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस में वापसी कर खुद चुनाव नहीं लड़े हरक सिंह रावत। कांग्रेस की टिकट पर पुत्रवधू अनुकृति को भी हार मिली। न खुद चुनाव लड़े न पुत्रवधू को जीत मिली। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए तमाम दल बदल करने वाले नेता तो नुकसान में रहे ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव नहीं लड़े। अनुकृति गुसाई अपने पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया, लेकिन अनुकृति भी लैंसडाउन से चुनाव हार गई। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हरक सिंह रावत का देखा जा रहा है, जो पहली बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में चुनाव ही नहीं लड़े, पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको भी नहीं जिता पाए। हरक सिंह रावत के लिए घर वापसी काफी महंगी साबित हुई। हर सरकार में अपनी धाक रखने वाले हरक सिंह रावत इस बार सरकार से दूर नजर आएंगे। कहीं न कहीं अफसोस तो उनको भी होगा जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस की नाव पर सवार हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार भी खूब दल बदल हुआ, लेकिन खास बात यह रही कि भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे और कांग्रेस से भाजपा में आए फायदे में। टिहरी से किशोर उपाध्याय जीत गए। इसके साथ ही सरिता आर्य नैनीताल सीट पर जीत गई और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज निर्दलीय लड़े संजय डोभाल भी जीत हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि भाजपा से कांग्रेस में गए सिर्फ यशपाल आर्य ही अपनी सीट बचा पाए और इसके साथ ही संजीव आर्य भी नैनीताल सीट पर हार गए। कुल मिलाकर भाजपा ने 47 सीटें दर्ज की और अब सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा।